एनीमिया की 3 टाइप्स हमने कहा है कि सेल की साइज़ के मुताबिक सेल आरबीसी का साइज़ 80 माइक्रोमीटर क्यूब से कम हो तो माइक्रोसिटिक एनीमिया कहलाता है। माइक्रो स्मॉल सेल साइज एनीमिया। अगर 100 से ज़्यादा हो तो वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया कहलाता है। अगर 80 और 100 के दरमियान हो तो वो नॉर्मल आरबीसी साइज़ होता है। उसके रिलेटेड जो एनीमिया डिसऑर्डर्स है वो नॉर्मोसिटिक एनीमिया कहलाते हैं। तो अभी सबसे पहला वीडियो जो है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के बारे में होगी। इसमें 4 टाइप्स की एनीमिया आते हैं। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है उसमें भी आरबीसी का साइज स्मॉल होता है। इसके अलावा थैलेसीमिया में जो एनीमिया होता है उसमें भी आरबीसी का साइज़ 80 से कम होता है। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ इसमें भी आरबीसी का साइज़ 80 से कम होता है। सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी 80 से कम होता है साइज़ आरबीसी का। तो सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ते हैं। इसके बाद थैलेसीमिया होगा, फिर क्रोनिक डिजीज़ वाला एनीमिया और फिर लास्ट में सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नेम से पता चल रहा है आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आरबीसीज की कमी हो जाए तो वो कहलाएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है। एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है वर्ल्ड में, आयरन की जो कमी हो जाती है तो वो भी मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, ठीक है। आयरन जो है डिओडेनम से एब्जॉर्ब होता है, सही हो गया। सबसे पहले ये Fe3 से Fe2 में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये एब्जॉर्ब होता है। आयरन से अगर आप आयरन ले, प्लांट से जो आयरन ले तो वो जो होता है Fe3 फॉर्म में होता है, Fe3+, जिसको फेरिक आयन कहते हैं। जबकि मीट से जब आपको आयरन कंज्यूम करते हैं, गोश्त खाते हैं, तो उसके अंदर Fe2+ फॉर्म का आयरन होता है, तो फेरस फॉर्म का। तो ये दोनों एब्जॉर्ब हो जाते हैं और इससे जो है हीमोग्लोबिन बनता है। इसके अलावा ये आयरन जो होता है स्टोर हो जाता है मैक्रोफेजेस मायोग्लोबिन एंजाइम्स में। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो भी आयरन की रिएब्जॉर्प्शन में मदद करता है। इसके बाद जो है किस वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है, तो सबसे पहले अगर आयरन बंदा कम ले, चिल्ड्रन या एल्डरली लोग जो है डाइटरी लैक हो जाती है उनकी, वो खाना कम खाते हैं या इस तरह, तो उसकी वजह से आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एनीमिया उनको हो जाता है। इसके अलावा अगर आयरन ज़्यादा यूज़ हो, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, लैक्टेशन के दौरान चिल्ड्रन जब ग्रो करते हैं तो उनको आयरन की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से उनकी आयरन बॉडी में कम होने शुरू हो जाता है क्योंकि यूज़ हो रहा है, तो उस वजह से हो सकता है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन सही से ना हो, जिसने डिजीज़ के नेम लिखे हुए इसकी वजह से। इसके अलावा ब्लड लॉस हो तो उसकी वजह से भी जो है ना ये एनीमिया काज हो सकता है। ब्लड लॉस में ब्लड निकल जाता है, आरबीसी जब कमी हो जाती है तो आयरन भी कम होगा, आरबीसी और बनाने होंगे तो आयरन नहीं होगा बॉडी में। तो मेन और पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ये कॉमन कॉज है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ब्लड लॉस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो हुकवामा शिस्टोसोमियोसिस, इसकी वजह से गट ब्लड लॉस होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। पेप्टिक अल्सर डिजीज, गैस्ट्राइटिस, कोलोरेक्टल मेलिग्नेंसी, इन सब की वजह से भी, मेनोरेजिया हो गया, इसके अलावा कोलोरेक्टल कैंसर, इस सब की वजह से जो है ये ब्लड लॉस हो सकता है और आयरन डेफिशिएंसी को लीड कर सकता है। सही हो गया। तो ये हमने कॉजेज पढ़ ली। तो अब देखते हैं कि इसके सिम्टम्स, साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। एक पेशेंट जिसको आयरन डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है तो उसका नेल्स जो होगे स्पूनिंग नेल्स हो गए, ठीक है, गोल गोल से हो गए, कन्वेक्स नेल्स हो गए। एंगुलर किलोसिस, उसके जो लिप्स की जो साइड्स होती है, माउथ के जो साइड्स होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन टाइप हुई होती है। एट्रोफिक ग्लोसाइटिस, उसकी टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पिका, ये एक सिंड्रोम है जिसमें बच्चे जो है मड खाते हैं, क्ले हो गया, मट्टी खाते हैं या आइस, ये चीज़ें खाते हैं, उनको जब लैक ऑफ आयरन होता है, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग वो जो होती है मिल्क होता है उसमें जब आयरन की कमी होती है वो बच्चे फिर पीका सिंड्रोम उनको हो जाता है। इसके अलावा इन जो पेशेंट्स हैं उनमें प्लवर विंसर सिंड्रोम भी हो सकता है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। साथ ही साथ इस सिंड्रोम में एसोफेजियल वेब होता है, ठीक हो गया। सॉलिड्स जब वो खाते हैं तो उनको मुश्किल होता है, खा नहीं सकते सॉलिड्स फूड। इसके अलावा एट्रोफिक ग्लोसाइटिस और साथ ही स्मॉल सेल कार्सिनोमा का रिस्क भी ज़्यादा होता है इसोफेगस में, तो प्लमर विंसन सिंड्रोम कहलाता है। तो इसके साइंस और सिम्टम्स में हमने ये 5 देख लिए, प्लमर विंसन सिंड्रोम और इसके अलावा ये जो 4 और थे। तो ऐसे पेशेंट जो है उसका जब आप एनीमिया डायग्नोस करेंगे कि इसको कौन सा एनीमिया है, माइक्रोसिटिक है कि मैक्रोसिटिक है, तो सबसे पहले तो आप सीबीसी उसका चेक करेंगे तो आपको एमसीवी 80 से कम मिलेगा। इसके अलावा उनकी प्लेटलेट काउंट ज़्यादा होगी। इसके अलावा आयरन प्रोफाइल देखेंगे, देखिए उन पेशेंट्स का बॉडी में आयरन कम है, वो एब्जॉर्ब वो खा उनको मिल रहा नहीं है आयरन इतना, तो उनका आयरन तो एक तो ब्लड में भी कम होगा। इसके अलावा जो है आयरन के लिए जो है ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं ट्रांसफेरिन, ठीक है।
ट्रांसफेरिन भी इसमें कम होगा। इसके लिए नीचे टेबल है, मैं आपको टेबल दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं टेबल पे चला जाऊँ। तो अगर ये टेबल देखें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या कुछ होगा। ब्लड में आयरन कम है, ठीक है। TIBC ट्रांसफेरिन, ट्रांसफेरिन एक प्रोटीन है, तो उसके साथ जो है आयरन बाइंड होके जाता है, जिधर बॉडी में ज़रूरत हो तो उस जगह पे आयरन जाता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन के बाइंड हो गए। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी TIBC वो इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ है लेकिन उसके साथ आयरन लग रहा नहीं है। इसके अलावा ट्रांसफेरिन कम हो जाता है, क्योंकि आयरन इतना बॉडी में है नहीं, तो ट्रांसफेरिन की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उसका काम ही आयरन को लेकर जाना है। तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है आयरन बाइंडिंग की, लेकिन वो इंक्रीज़ नहीं होता। इसके अलावा जो सेल्स के जो साइज़ और शेप में जो फ़र्क है वो ज़्यादा हो जाता है। सीरम फेराइटिन जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फेराइटिन किसे कहती है, एक ट्रांसफेरिन है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को। फेराइटिन जो है ना, आयरन की स्टोर्ड फॉर्म को कहती है। सेल्स में या मैक्रोफेजेस जो ऊपर हमने पढ़ा है, तो उसमें जो स्टोर्ड फॉर्म आयरन होता है उसको फेराइटिन कहा जाता है। इसमें आयरन डिक्रीज़ हो जाता है। सही हो गया। स्टोरेज फॉर्म में भी, क्योंकि आयरन मिल रही नहीं है तो स्टोरेज किधर होगी उसकी। इसके अलावा सॉल्युबल ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इसमें इंक्रीज हो जाते हैं। तो इधर अब देखिए, इधर यही बातें की हुई है जो मैंने आपको टेबल में बता दी है। फेराइटिन डिक्रीज हो जाता है, ये बेस्ट सिंगल टेस्ट टू कंफर्म आयरन डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो ये बातें होगी। इसकी ट्रीटमेंट ये आप देख लें, फेरस सल्फेट दे सकते हैं 8 ऑरली, फेरस ग्लूकोनेट साथ दे सकते हैं अगर वो फेरस सल्फेट को इंटॉलरेंट है, ठीक हो गया। इसके अलावा ये हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है, जो सेकंड टाइप है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक बहुत इसकी जो फॉर्म्स है, इसमें बहुत सवेयर फॉर्म्स है, बहुत ख़तरनाक है, और उनको ट्रांसफ्यूजन की भी काफ़ी ज़रूरत होती है। तो थैलेसीमिया, इससे पहले मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ हीमोग्लोबिन का डायग्राम, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। अच्छा, तो हीमोग्लोबिन नेम को देखें, हीम एंड ग्लोबिन। हीम किसे कहते हैं, आयरन और प्रोटोपोरफायरिन। ये आयरन है, इसके साथ एक प्रोटोपोरफायरिन की रिंग होती है, ये आपको देखें, ये रिंग है प्रोटोपोरफायरिन की। इसके साथ जब आयरन अटैच हो जाता है तो बनाता है हीम, ठीक है। और ये जो आपको ये गोल गोल ये जो नज़र आ रहे ऑरेंज या ये पिंक कलर के, ब्राउन कलर के, ये क्या है, ये प्रोटीन्स हैं, इसको ग्लोबिन प्रोटीन कहते हैं। सही है। तो हीम के साथ जब ये जो हीम है, ये छोटा सा इधर ये जगह पे, इसके साथ जब ये ग्लोबिन प्रोटीन अटैच हो जाए तो इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, इधर आयरन जब अटैच होता है प्रोटोपोरफायरिन के साथ, तो आयरन अगर कमी है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया काज हो सकता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से एनीमिया होगा। अगर आयरन है लेकिन वो अटैच हो रहा है प्रोटोपोरफायरिन रिंग के साथ, ये जो रिंग है, ये इधर ये छोटी सी आपको ये रेड बॉल के साथ नज़र आ रही है, ये जो प्रोटोपोरफायरिन रिंग है, ये अगर हीम के साथ ना अटैच हो सके या बन ना सके तो उसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। अगर ये दोनों अटैच हो गए लेकिन ये जो ग्लोबिन चेन्स है, ये एक ब्राउन कलर की, एक ये इस कलर की 4 चेन्स है ना, ये अगर ना बन सके या ये एबनॉर्मल बने, तो इसकी वजह से थैलेसीमिया काज होगा, एनीमिया की एक और टाइप। सही है। तो ये इसकी टाइप्स है, इस पे अब देखते हैं हम। तो मैंने यहाँ बताया कि उसकी प्रोटीन्स होती है ग्लोबिन प्रोटीन्स 4, उसमें 2 बीटा होते हैं और 4 अल्फ़ा होती है। अच्छा, 4 अल्फ़ा प्रोटीन्स होती है जबकि 2 बीटा प्रोटीन्स होती है। तो उसके थ्रू हीमोग्लोबिन बनता है। ग्लोबिन प्रोटीन में 2 बीटा और 4 अल्फ़ा। अगर बीटा की चेन में मसला आए तो उसकी वजह से बीटा थैलेसीमिया काज होगा। अगर अल्फ़ा चेन्स में मसला है तो उसकी वजह से अल्फ़ा थैलेसीमिया काज होगा। तो बीटा की मैंने बताया 2 चेन्स होती है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको थैलेसीमिया बता दूं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें जो बीटा थैलेसीमिया है वो किस वजह से ख़राब होगा, वो बीटा ग्लोबिन चेन की वजह से। बीटा ग्लोबिन चेन कब आती है, बीटा जो है ग्लोबिन चेन पोस्ट नेटली बनती है, जब बच्चा 1 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसके बाद जो है ना, उसमें बीटा ग्लोबिन चेन्स नज़र आना शुरू हो जाती है। जबकि अल्फ़ा ग्लोबिन चेन्स जो है वो पैदाइश से पहले ही जो है ना उसमें प्रेजेंट होती है, नज़र आनी शुरू हो जाती है। तो ये बीटा थैलेसीमिया जो है ये कब ज़ाहिर होगा, अगर बीटा चेन का मसला है तो ये जब बच्चा तकरीबन 6 to 9 मंथ्स का होता है तब पता चलता है कि इसको बीटा थैलेसीमिया हुआ है। अगर अल्फ़ा थैलेसीमिया हो तो पहले से ही पता चल जाता है। तो बीटा थैलेसीमिया में मैंने बताया कि क्या होता है, बीटा की 2 चेन्स होती है। अगर एक बीटा चेन प्रेजेंट ना हो तो वो बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है। अगर दोनों की दोनों प्रेजेंट ना हो तो
वो बीटा थैलेसीमिया मेजर कहलाता है। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया में जो बीटा चेंज होती है उसकी भी दो किस्में हैं, ठीक है, बीटा नॉट और बीटा प्लस। बीटा नॉट का मतलब ज़ीरो, मतलब बिल्कुल एक चेन भी नहीं होगी बीटा की, जबकि बीटा प्लस का मतलब है थोड़ी बहुत बीटा ग्लोबिन चेन होगी, सही है, पूरी नहीं होगी। तो बीटा प्लस थैलेसीमिया और बीटा नॉट थैलेसीमिया, इस बेसिस पे जो है ना इसकी दो टाइप्स अब देखते हैं। इसमें एक और बात बता दूं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया में क्या फ़र्क है। बीटा थैलेसीमिया में पॉइंट म्यूटेशंस होती है, जीन्स जो है ना क्रोमोसोम्स पे उसकी पॉइंट म्यूटेशंस होती है, उसमें चेंजेस पॉइंट म्यूटेशंस वाली आती है, स्प्लाइसिंग म्यूटेशंस वाली। जबकि अल्फा थैलेसीमिया में जीन्स डिलीट हो जाते हैं। तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद अब बीटा थैलेसीमिया की टाइप्स पढ़ते हैं। एक है माइनर और एक है मेजर। नेम से पता चल, माइनर मतलब माइल्ड, मेजर मतलब बड़ा। तो बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दो जीन्स होते हैं, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से आते हैं। एक बी नॉट हो गया, एक बी जीन हो गया। मैंने बताया अगर एक पेरेंट की तरफ से बी नॉट आ जाए और एक की तरफ से बी नॉर्मल, एक नॉर्मल जीन है इसमें, एक म्यूटेटेड जीन है, या बी नॉट आ गया या बी प्लस आ गया, तो बी प्लस के साथ नॉर्मल जीन आ गया या बी नॉट के साथ नॉर्मल जीन आ गया तो ये माइनर कहलाएगा। जबकि बीटा मेजर जो है उसमें या तो दोनों बी नॉट जीन्स हो गए या दोनों बी प्लस जीन्स हो गए। ऊपर वाले में एक जो था नॉर्मल होता है, इस वाले में दोनों अब नॉर्मल जीन्स होते हैं। तो एक नॉर्मल होने की वजह से ये ज़्यादा सवेयर नहीं है बीटा थैलेसीमिया सीमिया माइनर। ये माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ये इसकी टाइप हम लोग पढ़े हैं ना, स्मॉल आरबीसीज थैलेसीमिया में भी होते हैं। तो जब थैलेसीमिया होता है तो उन पेशेंट्स का एक तो इम्यून भी कमज़ोर होता है और साथ ही साथ ब्लड के इतना स्ट्रेस पहले का होता है, तो उनको मलेरिया के साइंस एंड सिम्टम्स कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकती है। इसमें जो है, अब इसका ज़रा मैं आपको टेबल दिखा दूं पहले। थैलेसीमिया के पेशेंट्स में जो है आपको आयरन भी नॉर्मल नज़र आएगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल नज़र आएगी, ट्रांसफेरिन भी नॉर्मल नज़र आएगा, सीरम फेराइटिन वगैरह भी सब नॉर्मल नज़र आएगा। लेकिन इसमें जो एमसीवी साइज़ है, सेल का साइज़, वो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया वाले साइज़ से भी छोटा होगा, ठीक है। तो थैलेसीमिया में एमसीवी का साइज़ छोटा होता है, सही हो गया, सेल का साइज़। इसके अलावा आयरल प्रोफाइल जो मैंने आपको बता दी वो नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन की टाइप्स होती है, ए हो गया, A2 हो गया, एफ हो गया, इसके अलावा HbS भी होता है। तो इसमें जो है HbA2 इंक्रीज़ हो जाएगा, जबकि बीटा थैलेसीमिया मेजर में जो है उसमें HbF इंक्रीज़ हो जाएगा, सही हो गया। तो अब बीटा थैलेसीमिया मेजर देखते हैं, इसको कूलीज एनीमिया भी कहते हैं। मैंने बीटा थैलेसीमिया माइनर में बताया दो बीटा चेन्स होती है, उसमें एक नॉर्मल होती है, एक एबनॉर्मल होती है, इसमें दोनों की दोनों एबनॉर्मल होगी, ठीक है। तो ऊपर वाला हेट्रोजाइगस बीटा थैलेसीमिया भी उसे कह सकते हैं, इसको होमोजाइगस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सेम है और दोनों एबनॉर्मल है। ये सवियर माइक्रोसाइटिक एनीमिया है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। ऊपर वाले में जो था माइनर वाले में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत इतनी नहीं होती, उसका पता भी नहीं चलता, सिम्टम्स भी उसके कम होते हैं। इसमें जो है एक्स्ट्रा मेडुलरी ब्लड की सिंथेसिस होती है, हेमेटोपोइसिस होती है, ठीक हो गया। इसकी वजह से एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस की वजह से उस बच्चे का अगर आप स्कल देखें तो आपको बहुत बड़ा सा नज़र आता है। इसके अलावा उसकी चिंपैंजी लाइक फेस होता है, चिपमंक फेस उसे कहते हैं, ठीक है। इसके साथ इसके स्प्लीन का साइज़ बड़ा होगा और लिवर का साइज़ भी। क्यों? क्योंकि आरबीसी की इसमें बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होती है और ट्रांसफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। ब्लड ट्रांसफ्यूज इसे लगाते हैं, ब्लड बार बार इसे डोनेट करते हैं, तो जिस वजह से आरबीसीज बहुत ज़्यादा डेड भी होते हैं, जो कि स्प्लीन में जाके, स्प्लीन इज़ द ग्रेवयार्ड फॉर आरबीसीज, तो उधर जाते हैं आरबीसीज, तो उधर साइज़ बड़ा होता जाता है। इसके अलावा इसकी वजह से जो है ना कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। जब आप ज़्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बार बार हीम उसमें आ रहा है, हीम आ रहा है, ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो हीमोसिड्रोसिस और हीमोक्रोमेटोसिस भी हो सकता है। लैब फाइंडिंग्स में आपको क्या नज़र आएगा, एनिसोसाइटोसिस, मतलब आरबीसी के साइज़ में चेंजेस नज़र आएगी। पोइकिलोसाइटोसिस, शेप में, आरबीसी के शेप में भी आपको चेंजेस नज़र आएगी। इसके अलावा जो है ना हीमोग्लोबिन सेल्स के सेंटर में कलेक्ट होता जाएगा, रेटिकुलोसाइट काउंट भी इसमें इंक्रीज़ होगा, और इसमें जो मैंने बता दी HbF इंक्रीज होगा, जबकि ऊपर वाले में HbA2 इंक्रीज़ हो रहा था। तो ये इसकी जो बीटा थैलेसीमिया की दो टाइप्स थी वो हमने पढ़ ली। अब ग्लोबिन चेन मैंने बताया, हीमोग्लोबिन में बीटा की दो चेन्स हमने बताई थी, अब अल्फ़ा की 4 चेन्स होती है। तो अल्फ़ा थैलेसीमिया देखते हैं। तो इसके ये पहले ट्रीटमेंट अगर आप देख ले, फोलेट सप्लीमेंट्स इसे दे सकते हैं, ट्रांसफ्यूजन देते हैं इसमें हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखने के लिए। इसके अलावा जब आयरन ओवरलोड हो जाता है, आप बार बार उसको ब्लड दे रहे, तो आयरन उसमें बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। आयरन चिलेटर्स देते हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि आयरन को अपनी तरफ
बाइंड कर देते हैं और इसको एक्सक्रीशन में मदद देते हैं। तो आयरन चिलेटर्स उनको देते हैं। इसके अलावा स्प्लीन को, एक तो इनलार्ज हो जाता है तो स्प्लीन की हम रिमूवल कर देते हैं इन पेशेंट्स में, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, ट्रांसफ्यूजन ज़्यादा की जाए। इसके अलावा बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी इनमें कर सकते हैं। अब अल्फा थैलेसीमिया, अल्फ़ा मैंने बताया कि इसमें 4 चेन्स होती है, तो अगर एक चेन एब्सेंट हो तो एक टाइप होगी अल्फ़ा की थैलेसीमिया की, अगर 2 चेन्स एब्सेंट हो तो 2 टाइप्स हो गई, अगर 3 एब्सेंट हो तो 3 होगी, अगर 4 एब्सेंट हो तो 4 अल्फ़ा थैलेसीमिया की टाइप्स टोटल बन जाती है। ठीक है, मैंने बताया था बीटा में बी नॉट और बी प्लस था, उसमें म्यूटेशंस आ रही थी ना, स्प्लाइसिंग वाली म्यूटेशंस आ रही थी, जबकि अल्फ़ा में जीन ही डिलीट हो जाते, तो इसलिए इसमें एब्सेंट होता है जीन, या तो अल्फ़ा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी 4 टाइप्स है। सही हो गया। तो सबसे पहले जो टाइप है, इसमें सिर्फ एक अल्फ़ा नहीं होता, तो एक अल्फ़ा नहीं होता तो ये इतनी सवेयर नहीं है, इसके सिम्टम्स ही नहीं होते, बल्कि ना ही कोई डिफॉर्मिटी पेशेंट में होती है, नॉर्मल बंदा होता है। ठीक है, सिर्फ कैरियर होता है ये जीन का। अगर दोनों पेरेंट्स इस तरह हो कि एक पेरेंट के पास अल्फ़ा चेन नहीं है, दूसरे के पास भी नहीं है, तो उनके बच्चों को चांसेस है कि थैलेसीमिया हो जाए। ठीक है, तो इनको नहीं होता, साइलेंट कैरियर वाले को। अगर 2 अल्फ़ा चेन्स, ग्लोबिन चेन्स एब्सेंट हो, 2 प्रेजेंट हो और 2 एब्सेंट हो, तो देखिए टोटल इसमें नॉर्मली 4 चेन्स होती है, ए बाय ए और ए बाय ए। तो अगर 2 एब्सेंट हो, या तो पहले वाले में 2 एब्सेंट हो गई, या एक इस वाले में से और एक इस वाले में से, तो इसी बेसिस पे इसकी 2 टाइप्स है, जीनोटाइप्स है। ठीक है, तो इसको कहते हैं अल्फा थैलेसीमिया ट्रेट। ये माइनर एसिम्टोमेटिक होता है, सही है, माइल्ड मैक्रोसिटिक एनीमिया से होता है। जिस तरह बीटा थैलेसीमिया माइनर था ना, इस तरह अल्फा थैलेसीमिया माइनर ही है। सही है। अब है एच बी एच, जब 3 चेन्स एब्सेंट हो, जब चीन तीन तीन अल्फा चेन्स प्रेजेंट ना हो, तो उसको एच बी एच डिजीज कहते हैं, सवेयर फॉर्म है। ठीक है, इससे भी सवेयर हाइड्रोप्स फिटालिस है, वो बाद में देखते हैं। इसमें 3 एब्सेंट है, इसमें बीटा चेन ज़्यादा हो जाती है। सही हो गया। इसमें जो है क्रोनिक हेमोलाइसिस होती है, ब्लड की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, आरबीसीज की बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होती है, तो इस वजह से उस बंदे को जॉन्डिस भी होता है। जब ब्लड की ब्रेकडाउन होती है तो उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, हीमोसिट्रिन बनता है, वो सारा जो ब्रेकडाउन होती है वो गाल स्टोन्स उसकी वजह से क्रिएट होते हैं। स्केलेटल चेंजेस भी आती है, रेटिकुलोसाइट काउंट इसमें भी इंक्रीज होता है। इसके अलावा जो है सवेयर एनीमिया होता है, लेकिन इसको रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह बीटा मेजर को रेगुलर ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत थी, इसे इतनी नहीं है, इसको होती है ज़रूरत लेकिन इतनी नहीं होती। तो हाइड्रोप्स फिटेलिस, जब चारों की चारों अल्फा चेन्स ना हो, तो इसमें मैंने बताया था, इसमें बीटा चेन ज़्यादा हो जाती है, बीटा चेन टेट्रामर्स बनते हैं, इस वाली में गैमा चेन्स के टेट्रामर्स बन जाते हैं। ये इतनी सवेयर फॉर्म है कि इसमें फीटस में बेबी जो है वो मर जाता है। ठीक है, थोड़े अरसे के लिए ज़िंदा रहता है फीटस के अंदर। वो क्यों रहता है? क्योंकि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की एक टाइप बनती है, गोवर हीमोग्लोबिन, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़िंदा रहता है। फिर उसके बाद 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर फीटल डिस्ट्रेस हो जाता है और बेबी मर जाता है। तो ये इसकी 4 टाइप्स थी। ठीक है, तो थैलेसीमिया की हमने बीटा थैलेसीमिया पढ़ा और अल्फ़ा थैलेसीमिया। तो मैंने हीमोग्लोबिन में बताया था कि एक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि थैलेसीमिया जिसमें ग्लोबिन चेन में मसला आता है हीमोग्लोबिन की। अब देखते हैं जो इसकी 3rd टाइप है मैक्रोसिटिक एनीमिया की, वो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। हॉस्पिटलाइज पेशेंट में मोस्ट कॉमन टाइप एनीमिया है। ठीक है, माइक्रोसिटिक एनीमिया है। इसमें जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़, इसमें क्या होता है, इसमें 2 चीज़ होती है। माइक्रोसिटिक एनीमिया की टाइप है, इसमें सबसे पहले साइटोकाइंस ज़्यादा हो जाते हैं। साइटोकाइंस जब ज़्यादा हो जाते हैं, वो एरिथ्रोपोइटिन जो ब्लड की आरबीसी की फॉर्मेशन है उसको कम कर देते हैं। जब आरबीसी की फॉर्मेशन कम होगी तो आरबीसी कम बनेगी। इसके अलावा हेप्सिडिन, हेप्सिडिन क्या करता है, आयरन जो ब्लड में होता है उसको स्टोर कर देता है। तो जब ब्लड से निकल के आयरन स्टोरेज में रह गया तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन नहीं बनता। तो इन 2 रीजंस की वजह से एनीमिया हो जाता है। ये जो है ज़्यादातर अल्कोहलिक पेशेंट्स में होता है। इसके अलावा मैलिग्नेंसी की वजह से ये 2 चीज़ें बन सकती है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इंटरल्यूकिन 6 और हेप्सिडिन, और साथ ही क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। इसकी जो लैब फाइंडिंग्स है वो इस टेबल में देखें, ACD एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। बॉडी में आयरन है लेकिन वो सारा स्टोरेज फॉर्म में चला गया हेप्सिडिन की वजह से, तो ब्लड से तो निकल गया है, आयरन कम है ब्लड में, जबकि सीरम फेराइटिन जो कि स्टोरेज फॉर्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है इसमें, बाकी सब डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हो गया इसकी लैब फाइंडिंग्स। अब जो लास्ट टाइप है एनीमिया की, माइक्रोसिटिक एनीमिया की, स्मॉल आरबीसी वाले एनीमिया की, वो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। ये अगर आप डायग्राम देखें तो मैंने आपको इधर बताया था, ये छोटा सा इधर आयरन अटैच हो रहा है और साथ प्रोटोपोरफायरिन, और ये सारा इस ग्लोबिन चेन के साथ अटैच हुआ हुआ है। तो ये जो आयरन अटैच होता है
इस पोरफायरिन रिंग के साथ, ये आयरन जो Fe है ये अटैच हुआ है इस रिंग के साथ। ये अटैच करने, ये किधर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एंजाइम होता है फेरोचेलेटेज, वो इसे अटैच करता है, ठीक है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए अल्कोहल की वजह से, जिसकी वजह से ये रिंग नहीं बनेगी प्रोटोपोरफायरिन रिंग, या विटामिन B6 हो गया उसकी वजह से प्रोटोपोरफायरिन रिंग नहीं बनती। लेड पॉइजनिंग हो जाए तो उसकी वजह से वो जो एंजाइम है जो कि इसे अटैच करता है आयरन को इस प्रोटोपोरफायरिन रिंग के साथ, तो वो एंजाइम अगर ख़त्म हो जाए तो उसकी वजह से भी इसकी अटैचमेंट नहीं होगी और हीम नहीं बनता। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में हीम नहीं बनता। तो इधर वही बात लिखी हुई है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म हो गया, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, लेड पॉइजनिंग होगी। इसके अलावा जेनेटिक भी कॉज हो सकती है। जो एंजाइम लिखा हुआ है ये भी रेट लिमिटिंग एंजाइम है, इसमें काम करता है, तो इसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। इसमें क्या होगा मैं आपको टेबल फिर से दिखाता हूँ। अच्छा, तुम इसमें आयरन तो बॉडी में नॉर्मल रहता है, तो आयरन बल्कि एनीमिया हो रहा है तो लोग आयरन ज़्यादा लेते हैं, आयरन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन हीम नहीं बन रहा। तो एक तो ब्लड में भी आयरन ज़्यादा होगा, इसके अलावा स्टोरेज फॉर्म में भी आयरन जो है ज़्यादा होता जाएगा इसमें सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया में। इसके अलावा TIBC नॉर्मल रहेगा, ट्रांसफेरिन जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि आयरन उस सीरम में ज़्यादा है तो उसके लिए ट्रांसफेरिन भी ज़्यादा हो जाता है। इसको सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया क्यों कहते हैं, इसमें सिड्रोब्लास्ट बन जाते हैं। सिड्रोब्लास्ट किसे कहते हैं, वो जो आयरन एक्यूमुलेट हो रहा है वो एक रिंग शेप स्ट्रक्चर बना देता है माइटोकॉन्ड्रिया के इर्द गिर्द, इसलिए इसे आयरन लेडन माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा बन रहा है। आयरन है लेकिन वो प्रोटोपोरफायरिन के साथ अटैच नहीं हो रहा, तो इसलिए सिड्रोब्लास्ट बनते हैं। इसके अलावा इसमें RBC की बेसोफिलिक स्टिपलिंग होती है, ब्लू डॉट्स RBCs में नज़र आते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखें। इसके अलावा पेपेनहाइमर बॉडीज़ बन जाती है। तो इसके साथ माइक्रोसिटिक एनीमिया की टाइप्स ख़त्म होगी। हमने 4 टाइप्स पढ़ ली। सबसे पहला था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सेकंड था थैलेसीमिया जिसमें ग्लोबिन चेंज में मसला आ रहा है, थर्ड था एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ जिसमें अल्कोहल और उसकी वजह से हो रहा था। इसकी जो थर्ड टाइप थी सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें अटैचमेंट नहीं होती आयरन और प्रोटोपोरफायरिन की।